हम लोग जानेंगे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में। प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका ही बोलते हैं। प्रस्तावना और उद्देशिका दोनों का मतलब सेम ही होता है, लेकिन नाम अलग अलग है। नाम क्यों अलग अलग है इसको भी जानेंगे। और आज का हम लोग का टॉपिक क्या है कि संविधान की प्रस्तावना क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना समझते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका क्यों बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, संविधान है हमारा। ठीक है, संविधान। और ये क्या है, प्रस्तावना या उद्देशिका बोलिए इसको। प्रस्तावना और उद्देशिका दोनों सेम ही होता है। और ये है उद्देश्य प्रस्ताव। इन तीनों चीज़ों के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि प्रस्तावना क्या होती है। देखिए, संविधान की जो मूल विशेषता है, संविधान के जो उद्देश्य है, इसको एक पेज में लिखा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान के बारे में जानना चाहता है कि भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, क्या उद्देश्य है, तो उसको पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद उसको पता चलेगा कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसा है, संविधान की क्या क्या विशेषता है, जिसमें एक लंबा समय लगेगा। ठीक है, लेकिन वो सोचता है कि कम समय में भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में पता चल जाए, तो वो प्रस्तावना पढ़ेगा। किसके बारे में, किसको पढ़ेगा, तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ेगा। तो उसको ये पता चल जाएगा कि संविधान की क्या क्या विशेषता है, वो भी कम समय में। ठीक है, तो कम समय में अगर हम लोग को प्रस्तावना के बारे में जानना है तो हम लोग प्रस्तावना को देखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि संविधान के जो उद्देश्य है, संविधान के जो मूल आदर्श हैं, उसको एक पेज में लिखा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना के पढ़ने से हम लोग को ये पता चलता है कि संविधान की क्या क्या विशेषता है, संविधान की क्या क्या उद्देश्य है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि प्रस्तावना का निर्माण कैसे हुआ है, प्रस्तावना किस पे आधारित है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि संविधान का जो निर्माण किया गया था, संविधान सभा में किया गया था। किसके द्वारा, तो संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है। कब, तो 13 दिसंबर 1946 में एक प्रस्ताव लाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसको हम लोग जानते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से। ठीक है, अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, तो उद्देश्य प्रस्ताव में लिखी बातें रहती है कि संविधान का जो निर्माण किया जा रहा है, इस संविधान के उद्देश्य क्या होंगे और संविधान में किन किन मुख्य बातों को जोड़ा जाएगा। इन सभी बातों को किस में लिखा गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव में इन सभी बातों को लिखा गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हम लोगों का प्रस्तावना का निर्माण हुआ है, या फिर उद्देश्य का। उद्देश्य से इसका नाम पड़ा उद्देश्य का, और प्रस्ताव से इसका नाम पड़ा प्रस्तावना। तो हम लोग समझ चुके हैं अभी कि प्रस्तावना क्या होती है, और प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और उद्देश्य से इसका नाम पड़ा उद्देशिका, और प्रस्ताव से इसका नाम पड़ा प्रस्तावना। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था संविधान सभा में। कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे प्रस्तावना के माध्यम से संविधान की विशेषता के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग कुछ मुख्य पॉइंट जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जितने भी कंट्री हैं, ठीक है, उसके अपने अलग अलग संविधान है। तो सबसे पहले किस देश ने अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ने का काम किया, तो सबसे पहले अमेरिका ने अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ने का काम किया। उसके बाद अन्य देश भी अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ने का काम किए, जिसमें भारत भी हमारा जो एक ऐसा देश है जो अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ने का काम किया। ठीक है, अगर बात किया जाए हमारे प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, तो हमारे प्रस्तावना का विचार लिया गया है अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। अब हम लोग जानेंगे प्रस्तावना के माध्यम से संविधान की विशेषता। ठीक है, तो देखिए, प्रस्तावना के 4 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, प्रस्तावना के 4 तत्व हैं। ठीक है, और 4 तत्व कौन है जो प्रस्तावना में लिखी गई है, तो 4 तत्व हैं कौन कौन, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, प्रस्तावना के 4 तत्व हैं। पहला तत्व क्या है कि संविधान के अधिकार का स्रोत। ठीक है, पहला तत्व इसमें क्या लिखा हुआ है, संविधान के अधिकार का स्रोत। और दूसरा तत्व क्या है कि भारत की प्रकृति क्या है, इसको बताया गया प्रस्तावना में। और तीसरा कि संविधान के उद्देश्य क्या है, इसको बताया गया। ठीक है, और चौथा क्या है, चौथा है संविधान लागू होने की तिथि। तो प्रस्तावना के 4 तत्व हैं, तो 4 तत्वों से मिलकर क्या बना है, प्रस्तावना या उद्देश्य का। तो वही 4 तत्वों को हम लोग समझेंगे कि 4 तत्व क्या हैं, उसमें क्या क्या बातें दी गई है। ठीक है, तो पहला तत्व क्या है कि संविधान के अधिकार का स्रोत। ठीक है, तो देखिए, संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है, तो हम भारत के लोग संविधान के अधिकार का स्रोत हैं। कैसे, तो हमारा संविधान क्या है, संविधान एक पुस्तक की तरह है, जिसमें नियम कानून सब के बारे में लिखा गया, भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में लिखा गया। ठीक है, तो संविधान में जो इतनी बातें लिखी गई है, संविधान को अधिकार कैसे प्राप्त होता है, उसको शक्ति कैसे मिलता है, तो हम भारत के लोगों से उसको शक्ति मिलता है, क्योंकि हम भारत के लोग चाहते हैं कि संविधान में ऐसी ऐसी बातें लिखी जाए जिससे समाज के हर वर्ग के लोगों को न्याय मिले, समाज के हर वर्ग के लोगों को हक मिले।
तो हम भारत के लोग चाहते हैं उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी जाए, इसीलिए संविधान को अधिकार प्राप्त है और उसमें उतनी बातें लिखी गई है, उसको शक्ति प्राप्त, और हम लोगों से उसको शक्ति प्राप्त होती है। तो संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है? तो हम भारत के लोग हैं, ठीक है। और दूसरा तथ्य क्या है प्रस्तावना का? दूसरा तथ्य है कि भारत की प्रकृति, भारत का स्वरूप क्या है, यानी कि भारत का नेचर क्या है। तो भारत का नेचर क्या है? भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है। ये सब जो शब्द लिखे गए हैं, ये सब भारत की प्रकृति है, जिससे भारत का नेचर पता चलता है कि भारत का नेचर क्या है, ठीक है। तो पहला शब्द है कि भारत एक संप्रभु राज्य। क्या है? भारत एक संप्रभु राज्य, यानी कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, यानी कि भारत अब क्या है? आज़ाद है। ये अपने आंतरिक और बाहरी मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। किसी अन्य देश का इस पर दबाव नहीं है, ये आज़ाद है, ये अपने मामले में स्वयं फैसला लेगा, किसी पे आश्रित नहीं है, और ना ही भारत किसी अन्य देश का हिस्सा है, ना ही भारत किसी अन्य देश की संपत्ति है। यानी कि भारत अब पूर्ण रूप से क्या है? आज़ाद है, ठीक है। संप्रभु मतलब ये होता है। दूसरा है समाजवादी। अब हम लोग समाजवादी क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। समाजवाद, ठीक है। समाजवाद क्या होता है? यानी कि सोशलिज्म, ठीक है। ऐसा समाज जिसमें समाज की सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं समाजवाद। यानी कि अगर कोई देश है तो वहाँ पे कोई भी चीज़ का निर्माण किया जाएगा, जैसे स्कूल या हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा, तो क्या होगा? सरकारी होगा, यानी कि सभी के लिए होगा। क्या होगा? सरकारी होगा, यानी कि सभी के लिए। वहाँ पे सभी लोग जाके अपना सेवा प्राप्त कर सकते हैं, जितने बच्चे हैं सभी जाके वहाँ पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में, उसको हम लोग बोलेंगे समाजवाद। क्या? क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें क्या है? सरकारी, यानी कि सारी चीज़ें सार्वजनिक है। यहाँ पे जहाँ पे सभी लोग अपना सेवा प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे समाजवाद। लेकिन हमारे देश में क्या है? तो हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी है, यानी कि सरकारी स्कूल भी होते हैं और प्राइवेट स्कूल भी होते हैं। तो हमारा देश लोकतांत्रिक समाजवाद कैसा है? हमारा देश लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद में समाजवाद भी होता है और पूंजीवाद भी होता है। समाजवाद यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र रहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल, ठीक है। और पूंजीवाद यानी कि निजी क्षेत्र, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। जिसके पास अधिक पूंजी है वो भी अपना हॉस्पिटल खोल लेते हैं, और सरकार का तो हॉस्पिटल अपना होता ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र, जहाँ पे सभी लोग अपना जाके सेवा प्राप्त करते हैं, इलाज करवाते हैं, ठीक है। और पूंजीवाद यानी कि जिसके पास पैसा है वो भी अपना हॉस्पिटल खोल लेते हैं। हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। और लोकतांत्रिक समाजवाद जो होता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, क्योंकि यहाँ समाजवाद और पूंजीवाद दोनों है। तो हमारा देश कैसा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है? पंथ निरपेक्ष राज्य। हमारा देश कैसा है? राज्य है, तो पंथ निरपेक्ष राज्य है, ठीक है। राज्य मतलब क्या होता है? तो देश का जितना भी छोटा छोटा क्षेत्र है उसको हम लोग राज्य बोलते हैं। राज्य कहने का मतलब स्टेट नहीं होता है, राज्य कहने का मतलब देश का छोटा छोटा क्षेत्र को हम लोग राज्य बोलते हैं। इसीलिए भारत देश कैसा है? तो भारत देश पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष राज्य कहने का मतलब हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, और सरकार द्वारा सभी धर्मों को यहाँ पे समान समर्थन प्राप्त होगा। किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, और सभी धर्मों को एक साथ लेके चला जाएगा। तो हमारा देश कैसा देश है? तो हमारा देश पंथ निरपेक्ष राज्य है। देखिए, कोई भी देश का जो है धर्म के प्रति कैसा व्यवहार रहता है, इसके आधार पर 3 तरह के देश होते हैं, यानी कि 3 तरह के राज्य होते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। एक होता है नास्तिक राज्य, ठीक है, और दूसरा होता है सैद्धांतिक राज्य, और तीसरा होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य या फिर पंथ निरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों एक ही चीज़ होता है, इसीलिए हम लोग धर्मनिरपेक्ष भी बोल सकते हैं और पंथ निरपेक्ष भी। तो देखिए, नास्तिक राज्य कहने का मतलब ऐसा राज्य जो किसी भी धर्म को मानता ही नहीं है, कोई धर्म नहीं होता है उस देश में, उसको हम लोग बोलते हैं नास्तिक राज्य, ठीक है। सैद्धांतिक राज्य कहने का मतलब ऐसा राज्य या फिर ऐसा देश बोलिए जो किसी एक विशेष धर्म को मानता है और एक विशेष धर्म के लिए कार्य करते हैं, और एक विशेष धर्म को बढ़ाने का काम किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सैद्धांतिक राज्य। जैसा कि पाकिस्तान हो गया, ठीक है, जैसा कि पाकिस्तान, वहाँ पे कोई विशेष धर्म होता है, पाकिस्तान, ठीक है। श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा, ये सब देश जो है ये सैद्धांतिक राज्य है, क्योंकि वहाँ पे एक विशेष धर्म होता है और उसी को बढ़ाने का कार्य किया जाता है, और उस धर्म को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। अब है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य कहने का मतलब ऐसा राज्य या फिर ऐसा देश जो धर्म के मामले में खुद को अलग रखता है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कौन सा व्यक्ति किस धर्म को मान रहा है, कौन सा तौर तरीके अपना रहा है, क्योंकि उसके लिए सभी धर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। तो हमारा देश कैसा है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश बोलिए, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है? लोकतंत्र। क्या है? हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब
यहाँ पे शासक कौन होगा, तो कोई भी एरू गिरू आकर के यहाँ पे शासक के रूप में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो शासन वही करेगा जिसको हम लोग चुनेंगे, ठीक है। तो शक्ति किसके हाथ में दिया गया है, तो जनता के हाथ में शक्ति दिया गया है कि आप किस प्रकार के नेता चाहते हैं, आप किस प्रकार के यहाँ पे शासक चाहते हैं, आप खुद चुने, क्योंकि आपको शक्ति दिया गया है, आप खुद अपने शासक को चुने। यहाँ पे कोई भी आके यहाँ पे शासन नहीं कर सकता है। तो शक्ति किसके हाथ में दिया गया है, तो जनता के हाथ में। तो हमारा देश कैसा है, तो लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब लोकतंत्र समझते हैं के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसको बोलेंगे, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होते हैं, जो छोटे समाज या छोटे राष्ट्र होते हैं, वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा होने के बाद अपने लिए कानून बनाने का काम खुद करते हैं। क्या सब शासन व्यवस्था किया जाएगा देश में, क्या सब कानून बनाया जाएगा, इसका निर्णय वे लोग खुद लेते हैं। और वहाँ पे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुना जाता है, सिर्फ एक साल के लिए चुना जाता है। तो जो छोटे या छोटे देश होते हैं वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। जो बड़े देश होते हैं, बड़े राष्ट्र बोलिए, वे वहाँ पे क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है अध्यक्षात्मक और दूसरा होता है संसदीय। अध्यक्षात्मक में जो होता है औपचारिक और वास्तविक दोनों कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। जैसे कि अमेरिका में देखिएगा, वहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं होता है। औपचारिक के रूप में और वास्तविक, यानी कि मेन जो काम करते हैं वे राष्ट्रपति होते हैं, और औपचारिक के रूप में भी राष्ट्रपति होते हैं। और संसदीय में क्या होता है, संसदीय में औपचारिक राष्ट्रपति होते हैं, जिसका कोई विशेष काम नहीं होता है, ठीक है। वे सिर्फ एक पुतला की तरह होते हैं, नाम मात्र के, सिर्फ राज्य के प्रमुख होते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तविक पावर किसके हाथ में होता है, और वास्तविक जो काम करते हैं, जो देश में बहुत सारे काम करते हैं, देश में क्या क्या काम किया जाएगा, इस सभी चीज़ों का निर्णय कौन लेते हैं, पीएम लेते हैं। और मेन पावर किसके हाथ में रहता है, पीएम के हाथ में रहता है। उसको हम लोग बोलते हैं संसदीय लोकतंत्र। जैसे कि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है, ठीक है। अप्रत्यक्ष, तो हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष में क्या है, संसदीय है, ठीक है। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, गणतंत्र। लोकतंत्र के बाद गणतंत्र। हमारा देश क्या है, गणतंत्र, यानी कि गणराज्य है, ठीक है। गणराज्य कैसे है, देखिए, कोई भी देश जो होता है गणराज्य है या गणतंत्र है या नहीं, उसको कैसे हम लोग पता करते हैं। जैसे कि हमारा देश क्या है, गणतंत्र है। जैसे कि हम लोगों का राज्य का जो प्रमुख है, यानी कि राष्ट्र का, हमारे देश का जो प्रमुख होते हैं, कौन होते हैं, राष्ट्रपति। अब ये जो राष्ट्रपति हैं वे कैसे आए हैं, तो वे हम लोग राष्ट्रपति को हम लोग चुनते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को हम लोग चुनते हैं, वो भी एक 5 साल के लिए, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे हमारे देश में गणतंत्र है, क्यों, क्योंकि हम लोग उसको चुनते हैं, वो भी 5 साल के लिए, और उसके पद पे कोई उसका जो होता है पैतृक नहीं होता, यानी कि उसका उत्तराधिकारी उसके पद पे नहीं बैठेंगे, यानी कि वे 5 साल बाद हट जाएंगे। हटने के बाद जो है इसका बेटा या बेटी जो होता है उत्तराधिकारी, वे फिर राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति बनेगा। जैसे कि ब्रिटेन हो गया, ठीक है। ब्रिटेन में जो होता है राष्ट्र, वहाँ पे क्या होता है, जो राष्ट्र का जो प्रमुख होता है ब्रिटेन में, ठीक है, वे कौन होते हैं, राजा या रानी। जहाँ पे राजा या रानी जो होगा राष्ट्र का प्रमुख होगा, यानी कि देश का प्रमुख होगा, उसको हम लोग बोलते हैं राजशाही। लेकिन भारत में कैसा है, राजशाही नहीं है। यहाँ पे राष्ट्रपति को हम लोग चुनते हैं, वो भी 5 साल के लिए, उसके बाद फिर हम लोग उसको चेंज भी कर देते हैं। चेंज करने के बाद ये नहीं कि उसका बेटा या बेटी आएगा या फिर उसका रिश्तेदार आएंगे, कोई दूसरे व्यक्ति आएंगे। तो हम लोग बोलेंगे हमारे देश में क्या है, गणतंत्र है, क्योंकि यहाँ पे राजशाही नहीं है, कोई राजा या रानी यहाँ पे देश का प्रमुख नहीं होता। प्रमुख भी तो होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, वो भी एक निश्चित समय के लिए, यानी कि 5 साल के लिए होता है। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, वहाँ पे राज्य का जो देश का जो प्रमुख होता है, राजा या रानी होता है, वो भी एक राजा या रानी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके पद पे कौन बैठेंगे, तो उसके उत्तराधिकारी जो होंगे, उसका बेटा या बेटी जो होगा वही उसके पद पे बैठेगा, यानी कि फिर उसके देश का जो प्रमुख कौन बनेगा, उसका बेटा या बेटी। लेकिन यहाँ पे हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, उत्तराधिकारी के रूप में कोई उसके पद पे नहीं बैठेंगे, यानी कि इसका बेटा या बेटी, राष्ट्रपति का बेटा या बेटी उसके पद पे फिर नहीं बैठेगा। तो हमारे देश बोलेंगे क्या है, गणतंत्र है। हमारे देश लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है, संविधान के उद्देश्य। अब प्रस्तावना में तीसरा तत्व क्या है, देखिए, प्रस्तावना का तीसरा तत्व क्या है, संविधान के उद्देश्य। हम लोग संविधान के उद्देश्य समझेंगे क्या क्या है। तो संविधान के उद्देश्य में दिया गया न्याय। देखिए, न्याय की जो बात की गई प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की बात की गई है, एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय कहने का मतलब समाज में जो मानव और मानव के बीच में भेदभाव किया जाता है, किस आधार पे, धर्म, जाति, लिंग, रंग, इन सभी चीज़ों के आधार पे व्यक्ति और व्यक्ति एक दूसरे के बीच में भेदभाव करते हैं। यही बताया गया है, समाज में धर्म, जाति, लिंग, रंग, इन सभी चीज़ों के आधार पे कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सभी के साथ समान बर्ताव किया जाएगा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय कहने का मतलब ये हुआ कि समाज में जो भी पिछड़ा वर्ग है, जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं या फिर जो भी महिला है, उसके स्थिति में सुधार किया जाएगा। तो ये हो गया ये हो गया न्याय। और भी न्याय में क्या हो गया, ये सामाजिक न्याय। उसके बाद होता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में कहने का मतलब समाज में जो गरीब और अमीर होते हैं, तो समाज में जो गरीब होते हैं उसका शोषण किया जाता है, उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। ये बताया गया समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा और सबका
सबको समान व्यवहार किया जाएगा, ये हो गया आर्थिक न्याय, और किसी के साथ शोषण नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्या, आर्थिक न्याय। और राजनीतिक न्याय होता है, राजनीतिक न्याय कहने का मतलब क्या हो गया कि राजनीतिक न्याय कहने का मतलब सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार क्या है, राजनीतिक न्याय है। राजनीतिक न्याय है, सभी को वोट डालने का अधिकार हो गया, ये राजनीतिक न्याय है, ठीक है। सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम हो गया, तो ये भी राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और कोई भी राजनीतिक दफ्तर है, वहाँ पे प्रवेश की बात हो गया, तो ये राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आता है, राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आता है। ये सब हो गया न्याय की बात। तो संविधान के जो उद्देश्य हैं उसमें न्याय को शामिल किया गया है। न्याय कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। उसके बाद है स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता मतलब क्या होता है, स्वयं के अधीन, है ना। अब स्वयं के अधीन कैसे होगा, बताया गया मानव अपने विकास करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। जब तक मानव का विकास नहीं होगा तब तक देश का भी विकास नहीं हो सकता है। जब तक व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होंगे, ठीक है, जब तक स्वस्थ नहीं होंगे तब तक वे अपना विकास नहीं कर पाएंगे। उसके विकास के साथ साथ उसका देश का भी विकास नहीं होगा। इसीलिए आप खुद का विकास करें ताकि उससे हमारे देश का भी क्या होगा, विकास होगा। तो स्वतंत्रता की जो बात की गई है प्रस्तावना में, उसमें सीमा तय नहीं किया गया कि कहाँ तक हम लोग स्वतंत्र हैं, ठीक है। स्वतंत्र कहने का मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना में ये सीमा तय नहीं किया गया कि हम लोग कहाँ स्वतंत्र हैं। मौलिक अधिकार में जब हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे वहाँ पे सीमा तय किया गया कि कहाँ तक हम लोग स्वतंत्र हैं कोई भी कार्य करने के लिए। लेकिन प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार कहने का मतलब हम लोग मन में विचार कर सकते हैं, जो भी सोचना समझना है, तर्क वितर्क करना है वे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभिव्यक्ति है, क्या है अभिव्यक्ति, जो भी सोचे समझे विचार किए उसको हम लोग प्रकट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विश्वास, जिस भी चीज़ में हम लोग को बिलीव है, विश्वास करते हैं, उसको आराम से हम लोग मान सकते हैं कि हम लोग का ये विश्वास है, ये ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद धर्म, क्या है धर्म। धर्म कहने का मतलब हम लोग कोई भी धर्म को चुन सकते हैं, धर्म को चुनने का अधिकार है, जिस भी धर्म को चुनना चाहते हैं, जिस भी धर्म को हम लोग मानते हैं, ठीक है। उसके बाद उपासना, अब जो भी धर्म को चुने हैं उस तरीके के तौर तरीके अपना सकते हैं, जो भी उस धर्म का परंपरा है उस तरीके के तौर तरीके अपना सकते हैं। या फिर पूजा पाठ होता है, टेका लगाना, नमाज़ पढ़ना, ये सब जो होता है, ये सब तौर तरीके हम लोग अपना सकते हैं, ये बताया गया उपासना मतलब, ठीक है। उसके बाद समता, क्या है समता। अब समता क्या है, समता मतलब होता है समानता, ठीक है। अब समता की बात की गई प्रस्तावना में, समता मतलब क्या हो गया, समानता। अब समानता किस प्रकार की, तो अवसर की समता होगी, यानी कि राज्य अगर यानी कि देश कोई भी पद पर रोजगार देती है, नौकरी देती है, तो इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे भाषा के आधार पे, चाहे क्षेत्र के आधार पे, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा व्यक्ति के साथ, सभी के साथ समान बर्ताव किया जाएगा। बस उसका योग्यता देखा जाएगा कि वो योग्य है या नहीं है उस रोजगार के लिए, उस काम के लिए, ठीक है। और किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये हो गया समता, ठीक है। हमारा मौलिक अधिकार में जो समता की बात की गई है, यानी कि समानता की, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता की बात की गई, ठीक है। लेकिन प्रस्तावना में सिर्फ अवसर की समता की बात की गई, यानी कि नौकरी का आधार, नौकरी जो दिया जाएगा राज्य के द्वारा, तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद बताया गया संविधान के उद्देश्य में कि बंधुत्व, बंधुत्व मतलब क्या होता है, भाईचारा, है ना। बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित किया गया, एक प्रतिष्ठा और एकता और अखंडता, ठीक है। देखिए हमारे देश में 28 राज्य है, ठीक है, 22 भाषा है, लगभग 4 से अधिक धर्म है। तो यही बताया गया है, कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पे हो, चाहे जाति के आधार पे हो, चाहे भाषा के आधार पे हो, ठीक है, चाहे क्षेत्र के आधार पे हो, इन सभी चीज़ों के आधार पे कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सभी एक दूसरे का प्रतिष्ठा, यानी कि सभी एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एकता से रहेंगे, ठीक है, और मिलजुल कर रहेंगे। भाषा अलग है, उससे क्या हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, भाषा अलग हो चाहे धर्म अलग हो, लेकिन सभी मिलजुल कर रहेंगे, सभी एकता से रहेंगे, जिससे हमारे समाज की, हमारे देश की क्या होगी, अखंडता बनी रहेगी, कभी खंडता नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग सभी मिलजुल कर रहेंगे, कभी झगड़ा नहीं करेंगे, और ये क्या बताया गया, सभी एक दूसरे का सम्मान करेंगे, ठीक है, ये बताया गया है। और हमारा जो संविधान में मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य में अनुच्छेद 51 को, ठीक है, अनुच्छेद 51 को में भी कहा गया है कि हर भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि सभी एक दूसरे का सम्मान करें, सभी एकतापूर्ण रहे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य में भी ये बताया गया है कि हर भारतीय नागरिक एक दूसरे का सम्मान करेंगे और सभी एकतापूर्ण रहेंगे, ठीक है। तो बंधुत्व समझ गए। उसके बाद चौथा तत्व क्या है कि संविधान लागू होने की तिथि। अब इसमें प्रस्तावना में संविधान लागू होने की तिथि को भी बताया गया है। तो संविधान लागू होने की तिथि क्या है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ये चारों तत्वों को समझ चुके हैं, संविधान के अधिकार का स्रोत भी समझ चुके हैं, भारत की प्रकृति और संविधान के उद्देश्य और संविधान लागू होने की तिथि, चारों तत्वों को समझ गए हैं। प्रस्तावना में जो चारों तत्व हैं उसको हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे ये जो हम लोग प्रस्तावना का भी समझे हैं,
ये प्रस्तावना जो है संविधान का एक पार्ट है या नहीं है, जिसपे बहुत ही बहस हुआ, बहुत ही चर्चा होने के बाद ये हम लोगों के सामने स्पष्ट हो पाया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। इसको अब हम लोग समझते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के सामने 1960 में एक केस आती है जिसको हम लोग जानते हैं बेरूबारी केस के नाम से। ठीक है, ये बेरूबारी जो केस है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ये फैसला सुनाती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, फिर जाकर के सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक केस और आती है। ठीक है, कब? तो 1973 में एक केस और आती है सर्वोच्च न्यायालय के सामने, केशवानंद भारती केस वर्सेस केरल राज्यवाद। इसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला सुनाती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस प्रकार बेरूबारी में जो अपना फैसला सुनाती है सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले को पलट देती है। ठीक है, और इसमें क्या फैसला सुनाती है केशवानंद भारती केस में कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। जब ये बात आती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तब बताया जाता है कि इसमें संशोधन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें संशोधन भी हो सकता है। तब जाकर के 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है प्रस्तावना में। ठीक है, ये संशोधन होने के बाद हमारे प्रस्तावना में 3 बातों को यानी कि 3 शब्दों को जोड़ा जाता है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये जो 3 शब्द है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये पहले हमारे प्रस्तावना में नहीं थे। ये 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है। ठीक है, और अभी तक हमारे प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 1976 में। कितनी बार संशोधन हुआ है? तो एक बार, वही 42वां संविधान संशोधन और 1976 में। ठीक है, और ये जो केशवानंद भारती केस है इसी में हम लोगों को मूल ढांचे का सिद्धांत मिला है। ठीक है, तो मूल ढांचे का सिद्धांत किसे मिला है? तो केशवानंद भारती केस में। अगर बात किया जाए मूल ढांचा किसे माना गया है, प्रस्तावना को या फिर संविधान को? ठीक है, तो मूल ढांचा प्रस्तावना को माना गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब भी प्रस्तावना में पढ़े हैं स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये जो 3 आदर्श हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, इसको कहाँ से लिया गया है? इसको फ्रांस की क्रांति से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 से लेकर के 1799 के बीच। यहीं से इन 3 शब्दों को लिया गया है, 3 आदर्शों को लिया गया है फ्रांस के क्रांति से। ठीक है, अब हमारे प्रस्तावना में जो न्याय की जो बात की गई है, न्याय जो लिखा गया है 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये जो न्याय जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको रूस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है, रूस की क्रांति। और ये रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। ठीक है, कब हुई थी? 1917 में। यहीं से लिया गया है रूस से ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को। ठीक है, ये समझ गए। यहाँ पे हम लोगों का संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का बोलिए, ये चैप्टर, ये टॉपिक ख़त्म होता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए टाटा, बाय, गुड बाय।